हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हायरार्की ऑफ फंजाई क्लासिफिकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आईआरबीएन कमेटी। अब इसी हायरार्की में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा और डिटेल में फंजाई की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड कौन कौन सी क्लासेस में उसको डिवाइड किया है अप टू क्लासेस लेवल। ठीक है, नॉट टू ऑर्डर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, माइकोटा डिवीज़न है जिसमें सारे के सारे फंजाई को रखा गया है, और माइकोटा डिवीज़न को अगेन दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं दीज आर दी सब डिवीज़न, क्योंकि इनके सफिक्स से आपको पता चल रहा होगा माइकोटिना, कल हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सब डिवीजन कौन कौन से हैं? मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। तो बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मिक्सोमाइकोटिना में जो ग्रुप ऑफ फंजाई है वो किस तरह से अलग है यूमाइकोटिना के ग्रुप ऑफ फंजाई से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं की हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे क्लासेस भी डिस्कस करनी है इसमें। पहला पॉइंट ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। मिक्सोमाइकोटिना के जो फंजाई हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। माइनस का मतलब समझ जाइए, सेल वॉल नहीं होती। बट यूमाइकोटिना के केसेस में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट रहती है। और मोस्ट ऑफ फंजाई के केसेस में आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट है तो किसकी बनी होगी? काइटिन की ही बनी होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ केसेस में जैसे कि ऊमाइसीड्स में सेलुलोज की भी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अब इनमें सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इनका जो वेजिटेटिव बॉडी है जिसको हम थैलस के नाम से जानते हैं वो इरेगुलर होती है। मतलब नॉट दैट डज नॉट गेन अ डेफिनेट शेप, इसलिए हम कहते हैं ये इरेगुलर होती है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम देने का एक रीज़न और भी है यहाँ पे, वो ये कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मोडियम क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हम कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होने की वजह से इसके जो बॉडी है जिसको हम थैलस कहते हैं उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम। और इरेगुलर क्यों होती है? बिकॉज इसमें सेल वॉल होती नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अमीबा लाइक शेप में होती है। ठीक है, तीसरा मेन पॉइंट है इसका, ये नेचर में होलोकार्पिक होते हैं। अब होलोकार्पिक क्या होते हैं? होलोकार्पिक का मतलब है, इसको ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट हम बात करें अगर यू माइकोटिना की, तो यू माइकोटिना के केसेस में थर्ड पॉइंट के अगेंस्ट ये यू कार्पिक होते हैं, यू कार्पिक। और इसमें जो बॉडी होती है वो डेफिनेट शेप एक्वायर करती है। इसमें प्लाज्मोडियम नहीं होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है? माइसीलियम होता है। और माइसीलियम आपको पता है माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है? ये हाइफा से मिलकर बना होता है। हाइफा हम बात कर चुके हैं, इसके जो जर्नल एक लेक्चर बनाया था फंजाई का, उसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे हमने, जिसमें हाइफा के साथ में फ्लैजेला भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं इतना बता दूंगा आपको कि माइसीलियम बेसिकली क्या होता है? एक वेजिटेटिव बॉडी होती है या थैलस होता है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या होता है? बेसिकली एक ट्यूबुलर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल यूनिट ऑफ या स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सेल होती है, ठीक इसी तरह से फंजाई के केसेस में वो क्या होता है? हाइफा होता है। इतना समझ जाइए। ठीक है, मोर डिटेल्स के लिए आप लेक्चर में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बॉटनी वाला जो है ISFS का, उसमें मिल जाएगा आपको। तो हमने बात किया कि जो सेकंड पॉइंट था, इसमें जो थैलस होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियाई। और यूमाइकोटिना के केसेस में जो इसका वेजिटेटिव बॉडी या थैलस होता है वो माइसीलियम होता है। ठीक है, जो कि हाइफा से मिलकर बना होता है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये क्या होते हैं? नेचर में होलोकार्पिक होते हैं। कौन? मिक्सोमाइकोटिना ग्रुप के फंजाई, और यूमाइकोटिना ग्रुप के फंजाई यूकार्पिक होती है। अब इसको समझते हैं, होलोकार्पिक यूकार्पिक क्या होता है। होलोकार्पिक यूकार्पिक का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर मान लेते हैं कि एक कंप्लीट बॉडी है मिक्सोमाइकोटिना के किसी भी एक जेनरा की, और जैसे ये बॉडी एडल्ट होती है, एडल्ट मतलब व्हेन इट गेट मैच्योर,
और मैच्योर होने के बाद तो आपको पता है हर एक लिविंग बॉडी क्या करती है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। तो मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन ये होल बॉडी, होल बॉडी हम कह सकते हैं होल थैलस या होल प्लाज्मोडियम कह सकते हैं, मान लेते हैं ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। होल प्लाज्मोडियम कन्वर्टेड इनटू अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि अलग से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो कंप्लीट बॉडी अपने आप में एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के में कन्वर्ट हो गई, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर उसने क्या कर दिया, बहुत सारे इसने स्पोर्स बना दिए, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं जनरली इसको, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स बने ये क्या होंगे, फर्दर इनके प्रोपगेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जब कोई कंप्लीट बॉडी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं होलोकार्पिक। अब यूकार्पिक इसके अगेंस्ट क्या होते हैं, देखो यूकार्पिक के केस में क्या होता है, मान लिया कि ये कोई माइसीलियम है जो कि हाइफा का नेटवर्क है अपने आप में, और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसी माइसीलियम से कोई एक पार्ट मतलब डेवलप्ड होकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, या फिर अलग से एक बॉडी बनाता है जिस पर स्पोर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है, जहाँ पे स्पोर बन रहा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और बाकी का जो पार्ट बचा है ये वाला पार्ट, दिस वन, ये क्या काम करेगा, ग्रोथ का काम करेगा। तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे यूकार्पिक के केस में क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड रहती है दो पार्ट में, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। तो इस तरह का जो इसका कंपोजिशन होता है बॉडी का, उसको हम कहते हैं यूकार्पिक। आगे समझ में, इसमें कंप्लीट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो रही है जैसा कि इसमें हो रहा था, ठीक है। ये मेन फीचर्स हैं किसके, मिक्सोमाइकोटना और यूमाइकोटना के। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम अलग से एक इंडिविजुअल लेक्चर लेंगे मिक्सोमाइकोटना पे, यूमाइकोटना पे, तब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेन फीचर्स हो गए। अब आगे बात करते हैं यूमाइकोटना में। यूमाइकोटना के केस में क्या हुआ, फर्दर फिर यूमाइकोटना को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ध्यान रखना हम यूमाइकोटना की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। मिक्सोमाइकोटना को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, हम यूमाइकोटना पे जा रहे हैं। तो यूमाइकोटना को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और वो 4 क्लासेस के नाम जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हो, 11th में भी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे आपने। फाइकोमाइसीट्स, माइसीट्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिर्फ माई लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटीरोमाइसीट्स, ड्यूटीरोमाइसीट्स, ठीक। ये 4 क्लासेस हैं, क्योंकि हमें पता है ना डिवीजन और सब डिवीजन के बाद में फिर जनरली क्या होता है, क्लासेस आती हैं। और माइसीट्स यहाँ पे है तो इसका मतलब समझ जाओ सफिक्स क्या आ रहा है, माइसीट्स आ रहा है। तो माइसीट्स का मतलब अपने आप ही क्या होता है कि वो क्या होगी, क्लास होगी, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हैं जिसमें यूमाइकोटना ग्रुप के फंजाई को डिवाइड किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इसमें है, जो आपको याद रखना है, वो ये फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटीरोमाइसीट्स, एक जनरल आउटलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूमाइकोटना को जो मैं बताने जा रहा था आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो ये है, यूमाइकोटना को जनरली ट्रू फंजाई बोलते हैं, ट्रू फंजाई। और मिक्सोमाइकोटना के जो ग्रुप के फंजाई हैं उनको कई बार स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहा जाता है, स्लाइम क्या होता है, बेसिकली एक चिपचिपा जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस, जो कि इस ग्रुप के फंजाई के द्वारा सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो इसके स्लाइम के सीक्रेशन की वजह से उसको हम कह देते हैं स्लाइम मोल्ड्स। आ गया समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मिक्सोमाइकोटना में स्लाइम मोल्ड्स ऑर्गेनिज्म या स्लाइम मोल्ड्स टाइप ऑफ फंजाई प्रेजेंट होते हैं या रहते हैं, और यूमाइकोटना के जो ग्रुप के फंजाई हैं उनको हम ट्रू फंजाई कहते हैं।
हमने जैसे कि बात की यूमाइकोटना को चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटीरोमाइसीट्स। ठीक है, अब फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं? फाइको का मतलब होता है जनरली, एक थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे हम। फाइको का मतलब होता है जनरली एल्गा या एल्गा लाइक, और माइसीट्स का मतलब पता ही है आपको, नहीं पता? चलो समझ लो फिर। माइसीट्स का मतलब होता है मशरूम, मशरूम। ठीक है, तो जो एल्गा लाइक फंजाई होते हैं या मशरूम होते हैं उनको हमने फाइकोमाइसीट्स में रख दिया। ठीक है, और जो एस्को का मतलब होता है जब एक वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर से एक एस्कस बनता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्कोकार्प या एस्कस। ठीक है, इसलिए इस ग्रुप के फंजाई को, इस क्लास के फंजाई को एस्कोमाइसीट्स कहा गया। बेसिडियोमाइसीट्स में भी क्या होता है, एक तरह का बेसिडियो स्पोर्स बनता है। ठीक है, और जिस पर बाद में क्या होता है बेसिडियोकार्प में, ये हम कह सकते हैं बेसिडियोकार्प, ये जो जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज कह सकते हैं, तो ये एक तरह का बेसिडिया बनता है। बेसिडिया के ऊपर क्या होते हैं, स्पोर्स आते हैं, इस तरह से स्पोर्स लगे होते हैं। तो इनको चार अलग अलग क्लासेस जो बेसिकली डिवीजन होने का या डिवाइड करने का जो बेसिस है वो है फ्रूटिंग बॉडीज। सॉरी शक्तिमान, क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज और कुछ नहीं, बॉडी का वो पार्ट होता है जिस पर स्पोर्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। मैंने ये लिखा क्या है, दिख रहा है आपको? बॉडिंग लिख दिया, वाह गुरु। यहाँ अगेन सॉरी शक्तिमान, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी मतलब थैलस या माइसीलियम का वो पार्ट जिस पर स्पोर्स बियर करते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। ड्यूटेरोमाइसीट्स को आपको पता होगा, इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट देखा गया है। मतलब इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता, इसलिए बोल दिया जाता है इनको इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब और डिटेल्स में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।